सच्चर कमेटी की मुसलमानों की शिक्षा के बारे में बताई गई बातें 1.5 दशक पुरानी हो चुकी हैं। देश के मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति बेहद खराब है। कुछ समय पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि देश के मुसलमान शिक्षा के कई मानदंडों पर दूसरे समुदायों, खासतौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी बदतर स्थिति में। आज के एपिसोड में चर्चा मुसलमानों की शिक्षा पर। यह है आवाज़ द वॉइस और आप मंजीत ठाकुर के साथ देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। लोग कहते हैं कि वे वक्त के साथ नहीं चल रहे, इसलिए दुनिया उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ती जा रही है। मुसलमान देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है, मगर तालीम के मामले में सबसे पिछड़े हुए। फिर भी उनके मजहबी रहनुमा दुनियावी तालीम को कमतर बताने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। वे गैर ज़रूरी तौर पर दीनी और दुनियावी तालीम की तुलना करते रहते हैं। उनकी तकरीरों का कितना असर होता है, ये किसी भी पिछड़े और बदहाल मुस्लिम मोहल्ले में जाकर देखा जा सकता है। मुस्लिम समाज के सामने आज एक दो राह है। देश में बाकी समुदाय उससे बहुत आगे निकल गए हैं। शिक्षा के अभाव में ही मुस्लिम समाज में मध्यम वर्ग का विकास नहीं हो पाया, जबकि देश में मध्यम वर्ग तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। किसी देश या समाज का नेतृत्व उसका शिक्षित मध्य वर्ग ही संभालता है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की एक रिपोर्ट 2 साल पहले आई थी और इस रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों के कई सामाजिक समूहों में शिक्षा की दर बेहद खराब है। गैर SC, ST, OBC वाले 7 साल या उससे अधिक उम्र वाले अन्य समूह में शिक्षा की दर सबसे ज़्यादा है। ऐसे वर्ग में शिक्षा दर पुरुषों में 91%, जबकि महिलाओं में 81% है। वहीं OBC वर्ग के पुरुषों में यह दर घटकर 84% और महिलाओं में 69% हो जाती है। शेड्यूल कास्ट के पुरुषों में यह आंकड़ा घटकर 80.3% और महिलाओं में 64% तक पहुंच जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग के पुरुषों में शिक्षा की दर 78% और महिलाओं में 61% है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि शिक्षा को पूरी तरह से सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, खासतौर से अल्पसंख्यकों की शिक्षा के मामले में। संविधान में इसलिए अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था की गई है। देश में कई अच्छे शिक्षा संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चलाते हैं, लेकिन समस्या यह है कि मुस्लिम समुदाय के ऐसे अच्छे और प्रतिष्ठित संस्थान उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में उस समुदाय के लोगों को एडमिशन के नियमों में छूट मिलती है। कमजोर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और बाद में उच्च शिक्षा के लिए भी अपने समुदाय के शिक्षण संस्थान मददगार साबित होते हैं। यही वजह है कि मुसलमानों में अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में साक्षरता दर सबसे कम है। देश में जहां 74% लोग साक्षर हैं, वहां मुसलमानों में साक्षरता का प्रतिशत 67 है। वैसे भारत में साक्षरता का मतलब केवल अपना नाम लिखना पढ़ना होता है। विकसित देशों में साक्षरता का पैमाना ऊंचा होता है। हमारे यहाँ साक्षर और शिक्षित के बीच बहुत ज़्यादा फासला होता है। तमाम राजनीतिक दलों में बड़े बड़े पदों पर मुसलमान नेता हैं। चुनाव के दौरान पार्टियां इन मुस्लिम चेहरों को मुसलमानों को लुभाने के लिए आगे कर देती हैं। धार्मिक नेताओं की तरह इनके एजेंडे में भी आधुनिक शिक्षा कहीं नहीं है। बहुत दशक पहले दलित समुदाय के लोगों से बाबा साहब आम्बेडकर ने एक ही बात कही थी, शिक्षित बनो। दलितों के नेताओं ने कुछ हद तक शिक्षा का महत्व समझा, लेकिन मुसलमानों के नेता आज भी शिक्षा का महत्व समझने को तैयार नहीं है। मुसलमानों सहित भारत के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी समुदायों का कल्याण शिक्षा की मुहिम चलाकर ही किया जा सकता है। जब तक ये समुदाय इस बात को समझ नहीं लेते, वे पिछड़े बने रहेंगे। मुस्लिम नेताओं को अपनी राजनीति वहीं से शुरू करनी होगी जहां से आम्बेडकर ने दलितों की राजनीति शुरू की थी। बहरहाल, आंकड़ों में देखा जाए तो मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा दर SC और ST महिला समुदायों से थोड़ी बेहतर है, लेकिन दूसरे धार्मिक समूहों की तुलना में कम है। एक निश्चित उम्र वर्ग के बच्चों के अटेंडेंस के मामले में भी मुस्लिम समुदाय अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। केवल हायर सेकेंडरी स्तर पर इनकी संख्या SC और ST समुदायों की तुलना में ज़्यादा है। प्राइमरी लेवल की बात करें तो हर 100 मुस्लिम का ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो यानी GAR अन्यों SC, ST, OBC, सिख, ईसाई और हिंदुओं की तुलना में सबसे कम है। अपर प्राइमरी लेवल पर मुस्लिम समुदाय ही एकमात्र ऐसा समुदाय है जिसका ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो 90 से कम है। सेकेंडरी लेवल पर मुसलमानों का ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो करीब 72% है, लेकिन ST और OBC की तुलना में ये कम है।
हायर सेकेंडरी लेवल पर मुसलमानों का ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो 48% है, जो एससी समुदाय के करीब 53% से बहुत कम है। मुसलमानों में ड्रॉप आउट का स्तर भी ज्यादा है। हायर सेकेंडरी लेवल से ऊपर की बात करें तो मुसलमानों का ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो 14.5% है। जनजातीय समुदाय से ये थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन दलितों के 17.8% से कम है। हालांकि यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि आदिवासियों की ज़्यादातर आबादी सुदूर इलाकों में रहती है, लेकिन मुसलमान उच्च शिक्षा वाले संस्थानों से ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। लेकिन इसके बाद भी मुसलमानों में ड्रॉप आउट का स्तर आदिवासी समुदाय के, जनजातीय समुदाय के लगभग बराबर है। मुसलमानों की शिक्षा की बात की जाए तो आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों की 30 साल से 35 साल की उम्र वाली आबादी का बड़ा हिस्सा औपचारिक शिक्षा के लिए नामांकन ही नहीं करता है। इस उम्र समूह के करीब 17% मुस्लिम पुरुष तो कभी नामांकन ही नहीं करवाते हैं। इसी तरह इस वर्ग के मुस्लिम महिलाओं का आंकड़ा, यानी 3 से 35 साल के बीच की महिलाओं का आंकड़ा करीब 22% है। मुसलमान आबादी में शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा को लेकर ये बेरुखी क्यों है, इस पहेली को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों में शिक्षा को लेकर बेरुखी है या उनको बराबर के मौके नहीं मिल रहे हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी साहब। हाशमी साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन क्या ये जो सवाल उठ रहा है कि मुसलमान शिक्षा में पिछड़ रहे हैं, उनका अटेंडेंस रेशियो कम है, उनकी लोग स्कूल में नामांकन नहीं कराते हैं, और एक और सवाल है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो धार्मिक नेता हैं, वो ख़ास तौर पर दीनी तालीम और दुनियावी तालीम के बीच संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, कई बातें हैं, इसको एक लाइन में नहीं कहा जा सकता। जो गांव गिराव के लोग हैं वो अभी पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए शिक्षा को लेकर के, इसलिए गांव गिराव के इलाके में मदरसे ज़्यादा फल फूल रहे हैं। और कल ही जो है ESS रिज़ल्ट आया, ESI का एक रिज़ल्ट आया है, उसमें सेकंड टॉपर है एक लड़की, मुस्लिम लड़की। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो नया जो जनरेशन है वो पढ़ाई की तरफ नहीं है। हाँ, ये कुछ और प्रयास करने की ज़रूरत है जो मेरे ख्याल से अभी पूरी तरह से नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो बढ़ते कदम में उनको रोक देते हैं। लड़कियों का रेशियो लड़कों के मुकाबले में कम है, तो मुसलमानों को इस दृष्टि से उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपने गांव वगैरह की बात की, जो दूर देहात के लोग हैं उनमें जागरूकता की कमी आपने कहा, लेकिन जो जनजातीय समुदाय है वो तो और ज़्यादा दूर दराज में रहता है, उनका रेशियो मुसलमानों से अधिक है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। वो एक अलग तरीके से जागरूक हो रहे हैं, और उनको अगर आप देखिए तो उसमें उनके बीच में ईसाइयों की मिशनरी भी काम कर रही है और दूसरे संगठन भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। मुसलमानों ने लगभग अपना दरवाज़ा दूसरों के लिए बंद कर रखा है, उसकी वजह से वो पढ़ाई में उस तरह से रिज़ल्ट नहीं कर पा रहे, या इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर बात करें और मदरसों की, तो फिर हम मदरसे को ही अपडेट करने की बात करते हैं। ऐसा नहीं हम प्रयास करते कि और स्कूलों की संख्या, जो मुसलमान, जो हैसियत वाले मुसलमान हैं, वो ऐसे स्कूल खोलें गांव गिराव में, पिछड़े इलाकों में, जहां बच्चों को पढ़ाया जा सके। देखिएगा, आप झारखंड से हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि ईसाई मिशनरी जो है जनजातियों के बीच में शिक्षा को लेकर प्रचार प्रसार को लेकर के बहुत ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन मुसलमानों में उस तरह से नहीं है। मुसलमानों में मेरे ख्याल से जिस तरह का माहौल है उस तरह से दूसरे संगठन भी आना नहीं चाहते कि इनके बीच में जाएंगे फिर बात कुछ और हो जाएगी। इसलिए पूरा जो निर्भरता है वो मुस्लिम जो छात्र हैं वो मुस्लिम संगठनों पे आई है, और मुस्लिम संगठन के अगर आप देखिए तो ज़्यादा उनका जोर जो है वो उनको इस तरह से देखिए कि वो मदरसे पे बात ज़्यादा जोर देते हैं, या फिर सीधे IAS IPS की बात करते हैं। बीच का जो हिस्सा है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो अगर अब नीचे से अगर कोई निकलेगा नहीं तो ऊपर तक कैसे जाएगा? तो ये सबसे बड़ा मसला है इसमें। नहीं, असल में ये जो आंकड़े हमने अभी बताए हैं, उन आंकड़ों में ये भी बात जो है उभर के सामने आ रही है कि साक्षरता का प्रतिशत भी कम है। क्योंकि अगर मदरसे में भी कोई बच्चा पढ़ता है तो साक्षर तो हो ही जाता है कि अपनी मातृभाषा में या किसी भी एक भाषा में अपना नाम लिखना और पढ़ना, ये साक्षरता का मापदंड है भारत में अभी। तो उस हिसाब से भी मदरसे भी जाने वाले बच्चे नहीं, 17% जो मुस्लिम पुरुष हैं,
वो कहीं एडमिशन नहीं लेते, ना मदरसे में जाते ना सामान्य स्कूलों में जाते। ये क्या, ये बेरुखी है या क्या है? ये मेरे ख्याल से उनको लगता है गैर ज़रूरी चीज़ है कि शिक्षा भी कोई ज़रूरत है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो मसला नहीं है। लोग ख़ासतौर से जो पिछड़े इलाके के लोग हैं, जिनको लगता है कि पढ़ाई में वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि हम सीधे बच्चे को खेत में ले जाएं या मजदूरी कराएं, तो एक तरह से बेरुखी भी है और जागरूकता की कमी भी है कि अगर जागरूक होंगे, अगर शिक्षा का मतलब देखिए, आज सरकार ने इतना मतलब सहल कर दिया है शिक्षा को लेकर के। आप अपने बच्चे भेजिए, यहाँ तक कि उनको खाने पीने का भी इंतज़ाम है, किताब भी है, कपड़े भी हैं, लड़कियों को साइकिल भी मिलती है। और बिहार में अगर चले जाएं तो नीतीश कुमार ने जो साइकिल का जो चलाया है, प्रोजेक्ट चलाया, उससे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जागरूक हुई हैं। तो इस तरह के जो काम है वो एक तो पहली बात है कि मुझे लगता है कि शिक्षा से ज़्यादा मुसलमान, जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनको ये बताने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है कि शिक्षा के बगैर आपका वजूद बेकार है। और अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं। और शिक्षा के लिए, शिक्षा का अधिकार जब से मिला है तब सब चीज़ें मुफ्त हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेज देते हैं या मजदूरी में क्यों भेज देते हैं? इसलिए भेजते हैं कि उससे कुछ कमाई होगी या रोज़गार जो वो कर रहे हैं उनमें उनकी मदद हो जाएगी। लेकिन उनको, उनके माँ बाप को ये पता होना चाहिए कि स्टाइपेंड भी मिलता है बच्चों को, स्कॉलरशिप भी मिलता है। बस ये है सिर्फ कि उनको बताने की ज़रूरत है। और बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि इस लेवल पे मुसलमान के जो अदारे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ जागरूक ही करें तो बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। अच्छा, क्योंकि जहाँ भी आप पढ़ें मुस्लिमों की शिक्षा के बारे में, आप गूगल कर लें तो आपको समस्याओं का अंबार दिखेगा कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है ये तो हम सबको पता है। हम एक उपाय बताएं कि ये काम करने से मुस्लिमों में शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है। देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ, जागरूकता। अगर मुस्लिम संगठन या मदरसे, वो मदरसे पढ़ाने के अलावा गाँव में जाके घूम करके, पिछड़े इलाके में घूम करके, झोपड़पट्टी में जाके घूम करके ये सिर्फ बताएं कि सरकार ने ये सहूलत आपके लिए रखी हुई है। और मैं हरियाणा में रहता हूँ तो वहाँ 2-2 पालियों में स्कूल चलता है। शाम के, दोपहर के बाद की पाली में भी चलता है स्कूल। तो अगर कोई बच्चा व्यस्त है सुबह के पाली में तो वो शाम के पाली में भी जा सकता है। ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है। अगर जागरूक कर दिया जाए, सिर्फ जागरूक कर दिया जाए, उससे बहुत बड़ा मसला, बेहतर नतीजे, बहुत बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। तो असली जो काम है वो सब सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं उन सुविधाओं का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, इसके लिए जागरूकता फैलानी होगी। और ये काम NGOs का है, ये काम एक हद तक धार्मिक गुरुओं का भी है, और एक काम हमारे और आपके जैसे लोगों का भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक असगर हाशमी इस बातचीत से जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं कार्यक्रम में। आप सबने हाल ही में अंतरिक्ष की रंगीन तस्वीरें देखी होंगी जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जारी किया था। नासा ने अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब की मदद से अरबों साल पीछे झांक कर देखा है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे भी एक भारतीय महिला का हाथ है। तालीम का असर देखिए। नासा के इस काम में लखनऊ कनेक्शन है और वो नासा की हैं डिप्टी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हाशिमा हसन। संयुक्त राज्य अमेरिका की अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब की मदद से अरबों साल पीछे झांक कर देखा। नासा ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीरें जारी कर सभी को चौंका दिया है। तारों के बनने और बिगड़ने से जुड़ी ये हैरत अंगेज तस्वीरें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई हैं। इस प्रोजेक्ट में लखनऊ की डॉक्टर हाशिमा हसन की बहुत अहम भूमिका रही। डॉक्टर हाशिमा हसन नासा में डिप्टी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर काम कर रही हैं। अंतरिक्ष के लिए उनका प्यार तब शुरू हुआ जब वह सिर्फ 5 साल की थी। डॉक्टर हाशिमा हसन ने 70 के दशक में अपना ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और उन्होंने BSc करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में भी काम किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थ्योरेटिकल न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि लेने के बाद वह 1994 में नासा में शामिल हुई और कई मिशनों की कार्यक्रम वैज्ञानिक रही हैं। वह एस्ट्रोफिजिक्स के लिए एजुकेशन एंड कम्युनिकेशंस लीड और एस्ट्रोफिजिक्स एडवाइजरी कमेटी की कार्यकारी सचिव भी हैं। डॉक्टर हाशिमा हसन देश के उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं जो देश का नाम विश्व में ऊंचा रखना चाहते हैं।
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको अपने एक अभियान के बारे में बताना चाहते हैं। आवाज़ द वॉइस के अभियान हिंदुस्तान मेरी जान तुझसे है मेरी पहचान से जुड़िए और इसमें एक लेख प्रतियोगिता है, इसमें हिस्सा लीजिए। इसका विषय है हिंदुस्तान की वो खास बात जिस पर है आपको नाज। देश कर रहा है आज़ादी के 75 साल पूरे। जश्न आज़ादी के इस मौके पर जुड़िए हमारे अभियान के साथ। हिंदुस्तान मेरी जान तुझसे है मेरी पहचान। जश्न आज़ादी के अभियान में हम करवा रहे हैं एक लेख प्रतियोगिता। आपके हाथ में अगर कलम है या कीपैड तो लिख डालिए एक लेख। लेख का विषय है हिंदुस्तान की वो खास बात जिस पर है आपको नाज। बस 500 शब्दों में लिख डालिए और भेज दीजिए हमारे पास। अपने लेख 500 शब्दों में लिख डालिए और हमें भेजिए info@awazthavoice.in पर। आपके लेख हमें 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच मिल जाने चाहिए। सबसे बढ़िया लेखों को हम देंगे आकर्षक पुरस्कार। याद रखिए आखिरी तारीख है 5 अगस्त 2022। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.awazthavoice.in पर। देश भर में इन दिनों हिंदू और मुसलमान इन दोनों समुदायों के टकराव की स्थिति की खबरें बहुत उछाली जा रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों समुदाय दूध और शक्कर की तरह घुले मिले हैं। और ऐसा ही हाल में अमरनाथ यात्रा के दौरान घटी हुई दुर्घटना में भी देखा गया, जब तीर्थयात्रियों की भरपूर मदद की वहां के स्थानीय मुस्लिमों ने। देखिए यह खास रिपोर्ट। अमरनाथ गुफा में अचानक आई बाढ़ के बाद सेना और सुरक्षा बल ने तीर्थयात्रियों को बचाने और लापता लोगों की तलाश जारी रखी है। 14 सेकंड का एक वीडियो इसी बीच सामने आ रहा है, जिसमें स्थानीय मुस्लिम वेंडरों को जान माल के नुकसान पर दुख व्यक्त करते देखा जा सकता है। हमें माल का दुख नहीं है सर, हमें जानों की दुख है, हमें जानों की दुख है, हमें माल की दुख नहीं है। हमें उस चीज का हमें टेंशन है लोगों की जाने गई है, लोगों की जाने गई है। हमें बालटाल स्थित श्रीनगर स्थित सेना की 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल AS औजला ने शनिवार को बचाव अभियान की निगरानी के लिए बालटाल का दौरा किया है। पवित्र गुफा के सोनमर्ग के करीब 14 किलोमीटर का बालटाल मार्ग एक छोटा और कठिन ट्रैक है। जम्मू कश्मीर सरकार के कई वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारियों ने तीर्थ यात्रा की सुविधा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी ईद उल अजहा को अमरनाथ गुफा के रास्ते में बिताया है। ईद के दिन CRPF के साथ एक सम्मानित कश्मीरी ऑफिसर डॉक्टर सुनीम खान भी बचाव अभियान में थे। 35,000 से अधिक स्थानीय मुसलमान यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था करते हैं और सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके साथ ही लगभग 20,000 मुसलमान पुण्य वाले के रूप में इस क्षेत्र में सेवा करते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल बस इसी 15 अगस्त को पूरे होंगे। इस मौके पर हमें याद आते हैं मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी। उन्होंने हिंदुस्तान की ज़मीन के बारे में लिखा है कि इसी ज़मीन पे घुटनों के बल चले होंगे मलिक मोहम्मद और खान और तुलसीदास। इन्हीं फ़ज़ाओं में गूंजी थी तोतली बोली, कबीरदास तुकाराम सूर और मीरा की। इसी हिंडोले में विद्यापति का कंठ खुला। इसी ज़मीन के थे लाल मीर और गालिब भी। ठुमक ठुमक के चले थे घरों के आंगन में अनीस और हाली और इकबाल और वारिस शाह। यहीं की खाक से उभरे थे प्रेमचंद और टैगोर। यहीं से उठे थे तहजीब हिंद के मेमार। इसी ज़मीन ने देखा था बालपन इनका, यहीं दिखाई थी इन सब ने बाल लीलाएं। यहीं हर एक के बचपन ने तरबियत पाई, यहीं हर एक के जीवन का बाल कांड खुला। हिंदुस्तानियत के इसी जज्बे को सलाम करता हुआ एक वीडियो हमें कवयित्री प्रियांशु सक्सेना ने भेजा है। इस वीडियो में उन्होंने अपनी ही लिखी कविता गुनगुनाई है। छोड़ जाते हैं उनके तरन्नुम के साथ। आप भी हमारे इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो अपना वीडियो हमें भेजें info@awazthavoice.in पर। दीजिए विदा मुझे यानी मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार। तेरी धूली से तिलक लगा मैं नित नित करता अभिनंदन।
ओहो 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 है भारत भूमि वीरों की छाती पर गोली खाते हैं हो सीमा पे अगर शत्रु हो तो वो उसको धूल चटाते हैं हो ये शौर्यवान रणधीर मनुज हो ये शौर्यवान रणधीर मनुज अभिमान के तेरे ये नंदन तेरी धूली से तिलक करूं मैं नित नित करता अभिनंदन ओहो 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 है नमन तुम्हें भारत माता है नमन तुम्हें भारत माता मैं बालक करता हूँ वंदन तेरी धूली से तिलक लगा मैं नित नित करता अभिनंदन वो रखते जान हथेली पर यूं करके वीर कहाते हैं हो ओ भारत माँ वो तेरे लिए हंस हंस कर बलि बलि जाते हैं हो वो रखते जान हथेली पर यूं करके वीर कहाते हैं हो ओ भारत माँ वो तेरे लिए हंस हंस कर बलि बलि जाते हैं हो ये सिंह हृदय रणवीर मनुज हो ये सिंह हृदय रणवीर मनुज ले माथ लगा कर ये चंदन तेरी धूली से तिलक करूं मैं नित नित करता अभिनंदन ओहो 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 है नमन तुम्हें भारत माता है नमन तुम्हें भारत माता मैं बालक करता हूँ वंदन तेरी धूली से तिलक करूं मैं नित नित करता अभिनंदन मैं नित नित करता अभिनंदन धन्यवाद।